बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एडेक्स मी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रियाज नदीम। हम कर रहे हैं पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और हम चैप्टर नंबर 13 पे पहुंच चुके हैं, अपील रिव्यू एंड रिवीजन। इसके साथ हमने जो रेवेन्यू डिपॉजिट के कुछ और मोड्स हैं, कुछ सप्लीमेंट्री प्रोविजंस हैं, उनको देखना है। इसके साथ साथ हमने उन तमाम मामलात को देखना है जिन मामलात में सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती रेवेन्यू के मामलात के अंदर। और उसके साथ ही हमने 173 में देखना है कि किन किन मामलात में या किस तरीके से जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं उनके ऑफिस को सिविल कोर्ट डिक्लेयर किया जा सकता है और उन पर कौन कौन से कवानीन किस तरह से अप्लाई होते हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें। जी, अपील रिव्यू एंड रिवीजन। पहले तो सादा सा डिफरेंस जो आम जुबान में हम सबको पता है कि जी अपील होती है, कोई जज कोई फैसला दे देता है सिविल कोर्ट का, तो आगे हम डिस्ट्रिक्ट में लेवल पे उसको कर लेते हैं और वहां से तो फिर हाई कोर्ट में आ जाते हैं। हाई कोर्ट से नहीं हमारी सुनी जाती तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और कुछ मामलात में जो है वो हम अपील प्रेसिडेंट तक लेके जाते हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स में तो आपको सारी चीजों का आइडिया है। अब हम रेवेन्यू के बारे में जो हमारे सिविल के मामलात हैं या रेवेन्यू के मामलात जिसको हम कहते हैं, उनमें हम किस तरह से चलते हैं उसमें देखिए, एक तो होती है अपील जो हायर अथॉरिटी को होती है, दूसरा होता है रिव्यू, ये वही अफसर करता है जिसने ये फैसला दिया हुआ होता है, और रिवीजन भी हायर अथॉरिटी करेगी। ठीक है, अपील ऑलवेज हायर अथॉरिटी को होती है, रिव्यू वही ऑफिसर करता है। डिसीजन को रिव्यू कर लेना होता है ना, उसमें कुछ कुछ ना कुछ चेंजिंग हो सकती है, वही ऑफिसर कर सकता है जिसने वो फैसला किया है। दिस इज इंटरेस्टिंग कि अपील एंड रिवीजन हायर अथॉरिटी को जाती है। ठीक है, और रिव्यू जो है वो वही ऑफिसर कर सकता है। दूसरा डिफरेंस इन सब में देखिए, अपील हमेशा एप्लीकेशन पे होती है, लेकिन रिव्यू और रिवीजन जो है ऑन हिज ओन मोशन, ऑफिसर कोई भी अपने मोशन पे भी अपने सो मोटो में भी देख सकता है कि इस मामले में कोई एरर रह गई है और इनकी एप्लीकेशन भी हो सकती है। अपील सोमोटो में नहीं आ सकती, रिव्यू और रिवीजन सोमोटो में भी है और एप्लीकेशन से भी जो है वो मूव कर सकता है। तो जी स्टार्ट करते हैं। अपील्स सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, जो भी कुछ और इस एक्ट में दिया गया है उसको मद्देनजर रखते हुए एन अपील शेल लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल और एपलेट ऑर्डर। ओरिजिनल ऑर्डर आ गया और उसके ऊपर हमने अपील कर दी, या फिर अपील का ऑर्डर आया उसके ऊपर अपील कर दी। ये दो किस्म की अपीलें हो सकती, ओरिजिनल ऑर्डर पे अपील होगी या पहले एपलेट ऑर्डर पे अपील होगी। उसका तरीकाकार क्या होगा जरा देखते हैं। नंबर इसका एक क्लॉज है इसकी, ये जो अपील होगी टू द कलेक्टर व्हेन द ऑर्डर इज मेड बाय असिस्टेंट कलेक्टर। जाहिर है ऑर्डर जो है ना वो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 का ही, सारे जो है वो मिजाज ऑर्डर उसी से ही जारी होते हैं, उसी के ऑफिस से। तो या तो अपील एसी के खिलाफ हो सकती है कलेक्टर को, भाई मेरा मामला सही नहीं सुना गया, मेरे साथ हुई है ज्यादती। ठीक है, या फिर टू द कमिश्नर व्हेन द ऑर्डर इज मेड बाय कलेक्टर, अगर कलेक्टर साहब ने फैसला किया और आप जो है उससे मुत्तफिक नहीं हो रहे तो आप कमिश्नर साहब को करें। या फिर इसमें दो लिमिट्स आएंगी याद रखिए, या फिर टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ, अगर कोई कानूनी नुक्ता में फ्लॉ है, आप देख रहे हैं कानूनी नुक्ता नजर से कोई चीज में मसला है। देखिए कुछ कुछ इख्तियारात होते हैं अफसरान के, वो ऐसे कर लें तो भी इख्तियारात है, कुछ और उसका कर लें जहां पे मे आता है ना, मे अक्सर आप मैं जब से ये करवा रहा हूं अक्सर जगह पे मे का वर्ड आता है, तो मे उसकी जुरिस्डिक्शन में होता है कि वो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। उसमें तो जाहिर है आप अपील में चले जाते हैं कि जी हमें रिलीफ इस तरह से मिल सकता था, इस तरह से नहीं किया, उस तरह से कर दिया, उसमें जो है वो हमें नुकसान हुआ है, इस तरह से होता तो हम दोनों फ्री कैन को फायदा हो जाता है। इस तरह की भी कुछ बातें होती हैं। तो जी हमारे साथ हुई है ज्यादती, तो उनमें तो जाहिर है अपील इस तरह से होगी। लेकिन अगर कोई कानूनी नुक्ता जो है उसमें कोई एरर रह गया, कोई फ्लॉ रह गया और कमिश्नर साहब तक आपका मामला हल नहीं हो रहा, तो फिर जनाबे वाला जो कमिश्नर साहब फैसला करेंगे उसके खिलाफ आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाएंगे।
ये है शर्त, सिर्फ कानूनी नुक्ता नजर को देखने के लिए, कानूनी नुक्ता नजर पर फैसला लेने के लिए आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जा सकते हैं, अदरवाइज कमिश्नर तक एंड हो जाता है इन अपील्स का मामला। प्रोविजन देखते हैं, इसमें दो प्रोविजन हैं जी। पहली बात, व्हेन एन ओरिजिनल ऑर्डर इज कंफर्म्ड ऑन फर्स्ट अपील, एसी साहब ने फैसला दिया, आप डीसी साहब के पास चले गए हैं, डीसी साहब ने कहा जी वो फैसला ठीक है, तो आगे कोई अपील नहीं, याद रखिए, क्योंकि दो ऑफिसर ने कंजेक्टिवली उस फैसले को जो है वो कंफर्म कर दिया है, अब आप आगे अपील में नहीं जा सकते। ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा देखिए, व्हेन एनी सच ऑर्डर इज मॉडिफाइड और रिवर्स्ड, ये दूसरा पता क्या है, पहला तो हो गया कि अगर पहले ही ऑर्डर को कंफर्म कर दिया, दूसरा ये है कि अगर आप पहले फोरम पे, यानी असिस्टेंट कलेक्टर आपका पहला फोरम है, वहां से आपका डिसीजन हो गया, आप कलेक्टर साहब के पास, डीसी साहब के पास जा रहे हैं, डीसी साहब ने आपकी कुछ ना कुछ सुनवाई की है, कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट किया है, देखिए कैसे, उस हालत में भी जो है ना वो आगे अपील नहीं होगी। व्हेन एनी सच ऑर्डर इज मॉडिफाइड और रिवर्स्ड बाय द कलेक्टर, अगर एसी साहब का जो फैसला था उसको रिवर्स कर दिया गया है या मॉडिफाई कर दिया गया है, ये अपीलिंग जो पर्सन है ना, उसके हक में ये बात हो रही है, याद रखिए, उसने कहा जी हमें ये फैसला मंजूर नहीं है, उसको मॉडिफाई कर दिया गया या फिर रिवर्स कर दिया गया बाय द कलेक्टर, द ऑर्डर मेड बाय द कमिश्नर ऑन फर्दर अपील, इसके ऊपर जो कमिश्नर साहब मजीद फैसला देंगे, ठीक है, उसके ऊपर कोई अपील नहीं होगी, वो भी फाइनल होगा। ठीक हो गया, इसको फिर पढ़ते हैं। व्हेन एनी सच ऑर्डर इज मॉडिफाइड और रिवर्स्ड, पहला फैसला इस हिसाब से हुआ, दूसरा फैसला मॉडिफाई या रिवर्स करके यहां से आया, इसकी फाइनल जो है यहां पे आपने कमिश्नर साहब को फर्दर अपील की है, ठीक है, यहां से जो होगा टू हिम शैल बी फाइनल, कमिश्नर साहब से जो आपने अपील की है वो फाइनल हो जाएगी, आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक नहीं जा सकेंगे। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि एनी ऑर्डर पास्ड इन रिव्यू मॉडिफाइंग और रिवर्सिंग अ प्रीवियस ऑर्डर, किसी भी पुराने ऑर्डर को जब, देखें ये मैं आपको यहां पे एक नुक्ता दोबारा समझा देता हूं कि जब आप एसी साहब ने आपका फैसला किया था उसके ऊपर मॉडिफाई हुआ है, ये देखिए मॉडिफाइंग या रिवर्स हुआ है, रिवर्सिंग हो गया, उसके ऊपर भी आप ओरिजिनल मानकर अपील का हक रखते हैं, इसीलिए कमिश्नर साहब आपकी अपील सुन रहे हैं। ये एक्सप्लेनेशन है इसमें, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि अगर आपने एसी साहब से फैसला करवाया, डीसी साहब ने उसको रिवर्स कर दिया है, तो फिर आपको आगे जाने का कोई जो है ना वो जवाज नहीं बनता, नहीं बनता है, क्योंकि जो रिवर्स और मॉडिफाई फैसला होता है, या तो वो सेम कंफर्म हो गया ना, तो फिर आपका आगे जाने का कोई चांस नहीं। अगर वो मॉडिफाई हुआ या रिवर्स हुआ, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें स्पेसेस थी, कानूनी मामलात को देखने में कुछ ना कुछ फ्लॉज रह गए होंगे, तो डीसी साहब ने बात सुनी है ना, तो फिर हो सकता है अगर कानूनी मामलात में कुछ चीज रह गई है, तो हो सकता है डीसी साहब से भी कुछ ना कुछ मामलात की उस तरह से इंसाफ नहीं हो सका होगा, फिर इसलिए आपको कमिश्नर साहब के पास जाने की इजाजत है। इसको जरा गौर से देखने वाला पॉइंट। नंबर 2, एन ऑर्डर शैल नॉट बी कंफर्म्ड, ये बात हमेशा आएगी जब भी कोई केस सुना जाएगा, कोई अपील सुनी जाएगी, कोई रिव्यू होगा, कोई रिवीजन होगी, कुछ भी होगा, आपके साथ हो गई है ज्यादती, आप चले गए हैं जी अपील में, तो दूसरी पार्टी जिसको रिलीफ मिला था, क्या उसको दोबारा नहीं सुना जाएगा? जब उसको रिलीफ मिला है तो आपको सुना गया है ना, लिहाजा अब आप अपने रिलीफ के पीछे भाग रहे हैं, तो उसको दोबारा फिर सुना जाएगा। इसको रीड करते हैं, एन ऑर्डर शैल नॉट बी कंफर्म, कोई ऑर्डर मॉडिफाई नहीं हो सकता, कंफर्म नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता। यही है ना, कंफर्म भी डीसी साहब कर रहे हैं, मॉडिफाई या रिवर्स भी ये कर रहे हैं, ठीक है, या कमिश्नर साहब भी जाहिर है कुछ ना कुछ करेंगे उनके पास जब अपील जाएगी। इन अपील अनलेस रीजनेबल नोटिस हैज बीन गिवन टू द पार्टीज, जब तक एक रीजनेबल नोटिस जो है वो दोनों पार्टीज को दिया जाए, अफेक्टेड देयर बाय, जितनी पार्टीज उससे अफेक्ट हो रही हैं, टू अपीयर एंड बी हर्ड इन सपोर्ट ऑफ और अगेंस्ट द ऑर्डर अपील्ड फ्रॉम, जो अपील है 5 बंदों के मामले में है, एक बंदे ने जाके अपील की है, तो बाकी 4 बेशक सेपरेट हैं, सबको बुलाया जाएगा। हो सकता है उन 4 में से फैसला 2 के हक में आ गया हो, उनको फिर भी बुलाया जाएगा। 3 के अगर खिलाफ आ गया हो, 1 गया था, तो जो 2 खिलाफ गए ही नहीं थे उनको भी बुलाया जाएगा, सारी पार्टीज को बुलाया जाएगा। 162 देखिए, लिमिटेशन ऑफ फॉर अपील्स, लिमिटेशन क्या होगी? ये बड़ा सादा सा तरीका है कि हर फोरम के पास 30 दिन है जी। जिस तरह हमने देखा था कि
जो रिव्यू का या अपील का या सारी चीजों का ना, ये अपील से फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। 30 डेज हैं जी आपके पास एसी से फैसला करवा के डीसी साहब के पास जाने के लिए। ये 30 डेज पास कर गए, अगर आपने आपको 30 डेज में गए हैं आप, उन्होंने सुना है, जब उन्होंने फैसला किया है, ठीक है, जब उन्होंने फैसला किया है तो उससे आपके पास नेक्स्ट 60 डेज हो जाएंगे। यहां से जब फैसला हुआ है तो उसके उसके बाद आपके पास 90 डेज हो जाएंगे। ये 30-30 दिन ऐड होते हैं अगले फोरम के लिए। इसके पीछे बहुत सी सारी रीजन है, क्योंकि जैसे जैसे फोरम बड़ा हो जाता है तो वहां पे जो है वो केसेस की तादाद ज्यादा होती है, और जाहिर है एक बंदे ने अगर एक जगह से बड़े फोरम पे जाना है तो उसके उसके लिए जो है वो रिसोर्सेज उसने मैनेज करने होते हैं, या फिर उसने कानूनी मुशावरत भी करनी होती है। तो ये 30 डेज ऐड होते हैं हर नेक्स्ट फोरम पे। रिव्यू 163, रिव्यू कैसे होगा? अपील हमने देख ली है, रिव्यू देखते हैं। रिव्यू मैंने बताया था कि सेम ऑफिसर कर सकता है, जिसने फैसला दिया है उसके पास फैसले के बाद एक बंदा आ गया कि सर ये वाला डॉक्यूमेंट मिस हो गया था, या उन अफसरान ने कोई समझ आ गई कि भाई यहां से जो है ना ये मामला उस तरफ को जाना था, हमसे जो है ना वो मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो उस फैसले को रिव्यू किया जा सकता है। अब रिव्यू कौन कौन करेगा देखिए जरा। कमिश्नर, कमिश्नर रिव्यू कर सकता है, कलेक्टर रिव्यू कर सकता है, या असिस्टेंट कलेक्टर, तो यही ऑफिसर है ना हमारे पास जो फैसला देते हैं। मे एट एनी टाइम, किसी भी वक्त फैसले के बाद भी, ऑन हिज ओन मोशन। मैंने बताया था कि जो रिव्यू होता है और रिवीजन होती है ऑन मोशन हो सकती है, अपील ऑन मोशन नहीं होती। अपील बंदे ने एप्लीकेशन देनी होती है, और रिव्यू के लिए एप्लीकेशन भी हो सकती है और ऑन मोशन भी हो सकता है, सोमोटो भी हो सकता है। रिव्यू एनी ऑर्डर पास्ड बाय हिम और एनी ऑफ हिज प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर कहते हैं जो पहले उससे ऑफिसर गुजर गया, यानी उस ऑफिस में जो पहले था। एंड ऑन सो रिव्यूइंग मॉडिफाई, रिवर्स और कंफर्म द सेम, तो उस फैसले को या मॉडिफाई किया जा सकता है, या रिवर्स किया जा सकता है, या फिर कंफर्म किया जा सकता है। रिवर्स होता है कि इसको दोबारा से स्टार्ट करें, ठीक है, ये फैसला नल एंड वाइड होता है, इसको दोबारा सुना जाएगा। अच्छा, नंबर 2 देखिए, एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर पास्ड बाय, एक तो है ना सो मोटो ऑन ओन मोशन, ऑन हिज ओन मोशन। दूसरा है कि अगर कोई बंदा कहता है जी मेरे साथ हुई है ज्यादती और इस फैसले को रिव्यू किया जाए। कलेक्टर और एन असिस्टेंट कलेक्टर, डीसी साहब या एसी साहब, एंड हु फ्रॉम द डिस्कवरी of new and important matter or evidence which after the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him। वो कहता है कि ये एक नया डॉक्यूमेंट मुझे मिला है, ये उस वक्त नहीं था, इसकी रूह से जो है ना ये मेरा ज्यादा हक बनता है, तो इसको भी कंसिडर किया जाए तो फिर रिव्यू हो जाएगा, ठीक है। एनी टाइम की बात हो रही है, जब मर्जी। बाय हिम एट द टाइम व्हेन ऑर्डर वाज पास्ड। अच्छा, इसके लिए ऑन मोशन के लिए तो चलें बात होगी ये एनी टाइम, इसके लिए देखते हैं। और ऑन अकाउंट ऑफ सम मिस्टेक और एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड में कोई गलती हो गई, फॉर एनी अदर सफिशिएंट रीजन, या फिर कोई और रीजन हो सकती है, ठीक है। डिजायर्स टू ऑब्टेन अ रिव्यू ऑफ ऑर्डर पास्ड अगेंस्ट हिम मे अप्लाई फॉर अ रिव्यू ऑफ द ऑर्डर टू द कमिश्नर, कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर। ठीक है ना, सबसे निचला फोरम तो हमारे पास जो फैसला होता है असिस्टेंट कलेक्टर ही करता है, तो उसके पास भी एप्लीकेशन हो सकती है कि सर इसको रिव्यू करें। एज द केस में, जिसके पास भी ये मामला होगा, सच ऑफिसर मे मॉडिफाई, रिवर्स और कंफर्म एनी ऑर्डर पास्ड बाय हिम और बाय ऑफ हिज प्रीडिसेसर, जो वहां पहले ऑफिसर बैठे थे, जो ट्रांसफर हो गए हैं या जो वहां से प्रमोट हो गए हैं वगैरह वगैरह। इसमें प्रोविजंस देख लीजिए, प्रोवाइडेड दैट an order passed by his predecessor in office shall not be reviewed under subsection 1 और 2। देखें, प्रेडिसेसर यानी पहले जो वहां पे ऑफिसर था, प्रीवियस ऑफिसर जो उस ऑफिस में था, उसका किया हुआ फैसला दो तरह से जो है वो नहीं रिव्यू होगा। पहली बात, कमिश्नर विदाउट फर्स्ट obtaining द सैंक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये कमिश्नर साहब जो है वो रिव्यू नहीं कर सकेंगे जब तक वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से परमिशन नहीं लेंगे। कलेक्टर साहब विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग द सैंक्शंस फ्रॉम द कमिश्नर, कलेक्टर साहब नहीं कर सकेंगे रिव्यू जब तक वो अपने कमिश्नर साहब से नहीं परमिशन लेंगे।
और इसी तरह निचले जितने भी ऑफिसर हैं वो अपने हायर जो ऑफिसर हैं उनसे जब तक परमिशन नहीं लेंगे वो फैसले को रिव्यू नहीं कर सकते। अगर किसी और का फैसला किया हुआ है, ये देख लें, अगर उनका अपना ही है तो फिर कर सकते हैं। अगर प्रेडिसेसर का है, प्रीवियस ऑफिसर का है, उसी ऑफिस के प्रीवियस ऑफिसर का, तो फिर वो परमिशन लेने के बगैर नहीं कर सकते। अगर उनका अपना फैसला है तो फिर कर सकते हैं। और यहां पे अगर परमिशन लेने की बात है तो अगर तहसीलदार साहब हैं, इन्होंने परमिशन लेनी है, चलें असिस्टेंट कलेक्टर से, बिलफर्ज ये रेवेन्यू अफसरान की जो बात हो रही, और असिस्टेंट कलेक्टर साहब जो हैं वो वहां पे मौजूद नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर जनाबे वाला सबके प्रेडेसेसर जो हैं वो सक्सेसर, सॉरी, सबके सक्सेसर समझे जाएंगे कलेक्टर साहब। इसको रीड करते हैं। एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ एन ऑर्डर शेल नॉट बी एंटरटेन्ड अनलेस इट इज मेड इन 90 डेज। तो ये बात ही 90 दिन की है जी, ठीक है, 90 दिन में एप्लीकेशन आनी चाहिए फ्रॉम द पासिंग ऑफ द ऑर्डर, और अनलेस द एप्लीकेंट, अब ऊपर बात हुई थी एनी टाइम की, तो एनी टाइम के लिए एक और चीज आ गई है, या फिर अनलेस द एप्लीकेंट सेटिस्फाई द रेवेन्यू ऑफिसर दैट ही हैड सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट मेकिंग द एप्लीकेशन विद इन दैट पीरियड। तो या फिर वो बताए कि मैं लेट किस वजह से हुआ है, कोई सफिशिएंट रीजन हो। सी देखिए यहां पे प्रोविजन, एन ऑर्डर शेल नॉट बी मॉडिफाइड और रिवर्स अनलेस रीजनेबल नोटिस, ये वही बात, दूसरी पार्टी को सुने बगैर फैसला नहीं होगा। डी देखिए, एन ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील हैज बीन प्रेफर्ड, ऐसा ऐसे केस का रिव्यू भी नहीं हो सकता, आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते जिसके खिलाफ आप ऑलरेडी अपील कर चुके हैं। ज़ाहिर है, एक तरफ आप अपील चला रहे हैं, दूसरी तरफ आप रिव्यू की एप्लीकेशन नहीं दे सकते। ये चार सूरतें हैं जी, इन सूरतों में अपील, इन चार सूरतों में केस रिव्यू नहीं हो सकता। 3 सबसेक्शन देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द कलेक्टर शैल बी डीम टू बी सक्सेसर इन ऑफिस। ऊपर मैंने बात की थी कि जब कोई ऑफिस, कोई बंदा नया आके ज्वाइन करता है और पिछले ऑफिसर का फैसला जो है वो देखा जाएगा, तो अगर तहसीलदार साहब जो है ना उन्होंने फैसला रिव्यू करना है, तो अपने असिस्टेंट जो कलेक्टर साहब हैं वो अपनी सीट पे मौजूद नहीं है, तो वो डायरेक्टली असिस्टेंट कलेक्टर का सक्सेसर समझेंगे डिप्टी कलेक्टर को, डिप्टी कमिश्नर को, सॉरी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है ना उनको समझेंगे और उनसे परमिशन ले लेंगे कि सर एसी साहब तो ऑफिस में नहीं है, या वो ट्रेनिंग पे हैं, या वो जहां पे भी हैं, तो लिहाजा आप मुझे परमिशन दे दें, मैं इसका रिव्यू करना चाहता हूं। ये वो बात है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द कलेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ एनी रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ अ लोअर क्लास, कलेक्टर से नीचे जितने भी हैं, अगर वो अब्सेंट हैं और उनकी परमिशन दरकार है तो आप कलेक्टर साहब से ले सकते हैं। बाज औकात केसेस होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि जी फलां साहब थे, उन्होंने फैसला किया, अब तो वो छुट्टी पे हैं आजकल, अब तो वो उधर हैं, आप जो फिर आ जाइए। ऐसी बात नहीं है, आप ऑफिसर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, सर डीसी साहब से परमिशन ले लें, और कानून उनको इजाजत देता है कि अगर आपका जो है वो सक्सेसर मौजूद नहीं है, ठीक है, तो आप जो है, या आपके जो अपर रैंक जिससे आपने परमिशन लेनी है उस रैंक का सक्सेसर नहीं है, यानी ऑफिस छोड़ने वाले ऑफिसर का ऑफिस किसी ने ज्वाइन नहीं किया, तो आप कलेक्टर साहब से परमिशन ले सकते हैं। ये वाली बात यहाँ पे हुई है। 4 है जी, एन अपील शैल नॉट लाई फ्रॉम एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू रिव्यू और कंफर्मिंग ऑन रिव्यू अ प्रीवियस ऑर्डर। एक ऑर्डर पहले पास हुआ कि रिव्यू को रिफ्यूज कर दिया गया, तो उसके ऊपर दोबारा जो है ना रिव्यू का जो है वो एप्लीकेशन लाई नहीं करेगी, एक चीज का 2 बार रिव्यू नहीं होगा। अब रिवीजन देखते हैं। मैंने बात की थी अपील एप्लीकेशन पे होती है, और रिव्यू ऑन हिज ओन मोशन भी हो सकता है। और अब रिवीजन देखते हैं। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एनी टाइम, देखिए जरा, ये भी ऑन मोशन पे हो सकती है, ठीक है, एट एनी टाइम ऑन हिज ओन मोशन और ऑन एन एप्लीकेशन, ये भी दोनों तरह से होती है, रिव्यू भी दोनों तरह से होता है, अपील सिर्फ एप्लीकेशन पे होती है, याद रखिए। मेड टू इट विद इन 90 डेज, जितना रिव्यू का टाइम है इतना ही इसका 90 डेज में, ऑफ द पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबसे बड़ा जो रिवीजन अथॉरिटी है। कॉल द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कॉल करेंगे और रिवाइज करेंगे। यहां पे ना याद रखिए, या डायरेक्ट जो रिकॉर्ड है लेना, निचले रैंक के जो अफसरान हैं वो लोगों को सुनेंगे,
अपर रैंक के जो अफसरान हैं वो नॉर्मली रिकॉर्ड तलब करते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 सबसेक्शन देखिए, अ कमिश्नर और कलेक्टर मे एट एनी टाइम, वो भी कर सकते हैं, ऑफ हिज ओन मोशन और एन एप्लीकेशन मेड टू हिम विद इन 90 डेज ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर कॉल फॉर रिकॉर्ड, वो भी रिकॉर्ड तलब कर सकते हैं। इसके लिए कि इस मामले को किस तरह से देखा जाना था या इसको कैसे हम रिवाइज कर सकते हैं। 3 सबसेक्शन देखिए, इफ इन एनी केस इन विच अ कलेक्टर हैज कॉल्ड फॉर अ रिकॉर्ड, अगर देखें सबसे ऊपर हो गया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उनके बाद है कमिश्नर, उसके बाद है जी कलेक्टर। कलेक्टर तीसरी जगह पे आता है ये रिव्यू वगैरह में ना। अगर कलेक्टर साहब ने रिकॉर्ड तलब किया है और रिवीजन की एप्लीकेशन हुई हुई है, ठीक है, और उनको लगता है कि इसमें कोई चेंजिंग करनी जरूरी है, इसको मॉडिफाई करना जरूरी है, तो फिर वो डायरेक्ट नहीं करेंगे, वो रिपोर्ट करेंगे कमिश्नर साहब को, याद रखिए। और अगर उसी को कंफर्म करना है या उसी को जो है रिजेक्ट करना है, फिर तो और बात है, एप्लीकेशन को ही करना ना। लेकिन अगर उसके ऊपर कार्रवाई मजीद करनी है तो वो कमिश्नर साहब को रिपोर्ट करेंगे। 4 देखिए, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे इन एनी केस कॉल्ड फॉर अंडर सबसेक्शन 1, जहां पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो रिकॉर्ड तलब किया है उसमें क्या है, कमिश्नर मे इन एनी केस कॉल फॉर अंडर सबसेक्शन 2 और रिपोर्टेड टू हिम अंडर सबसेक्शन 3। 2 में या 3 में जिस तरह से भी अगर कलेक्टर साहब जो हैं वो रिकॉर्ड तलब करके बैठे हैं या कमिश्नर साहब ने रिकॉर्ड तलब किया हुआ है, इन दोनों मामलात में जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो पास कर सकते हैं सच ऑर्डर्स एज इट और ही थिंक्स फिट, ठीक है। जो भी मामलात इनकी तरफ आया है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उन सारे मामलात पे वो जो रिकॉर्ड उनके पास पड़ा है उस रिकॉर्ड पे किसी भी वक्त जो है वो अपनी तरफ से ऑर्डर पास कर सकते। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर या कलेक्टर, इनकी तरफ जो रिव्यू आए हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी भी केस में किसी भी तरह की डायरेक्शन दे सकता है। ये बात इस तरह से हुई यहाँ पर, प्रोवाइडेड दैट, बात वही प्रोवाइडेड दैट कि दोनों पार्टीज को सुनना है, ठीक है। इसको रीड कर लें, सेम वही वर्डिंग है सारी। 165 देखिए, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स एंड डिक्रीज। आपने अपील कर दी है या रिवीजन है या रिव्यू है, कुछ भी है, तो पीछे जो मामलात चल रहे हैं उनका स्टे होगा या नहीं होगा, ये उस बारे में। एन अपील और रिवीजन शैल नॉट ऑपरेट एज अ स्टे। आपने अपील तो कर दी जाके असिस्टेंट कलेक्टर साहब को, या कार्रवाई कर रहे हैं, आप उससे मुतफिक नहीं है, आपने डीसी साहब को जाके एप्लीकेशन दे दी है, तो वो वहां पे जाके फाइल कर देना ही काफी नहीं होगा कि एसी साहब की अदालत में जो मामला चल रहा है वो रुक जाए। उसके लिए स्पेशल स्टे की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर अथॉरिटी चाहेगी, अगर अथॉरिटी बेहतर समझेगी तो रोक देगी, निचले वाले अथॉरिटी को भी इस केस को फिलहाल रोक दें, हम इसकी अपील सुन रहे हैं या इसकी रिवीजन के ऊपर काम हो रहा है। अपील्स फ्रॉम अंडर रिवीजन एक्सेप्ट सो फार एज द एपलेट और रिविजनल अथॉरिटी, जब तक एपलेट और रिविजनल अथॉरिटी जो है वो डायरेक्ट नहीं करती, निचली अथॉरिटी को भी इस केस को रोक दिया जाए। नॉर शैल एग्जीक्यूशन ऑफ एनी ऑर्डर और डिक्री बाई बी स्टेड by reason only of an appeal or application for revision having been made। अच्छा, नेक्स्ट है कि बट द appellate और रिविजनल अथॉरिटी में, उसके पास पावर है फॉर सफिशिएंट काज, सफिशिएंट काज के लिए उनके पास पावर है ऑर्डर ऑफ स्टे एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सच ऑर्डर और डिक्री, किसी भी जो निचले फोरम पे जो काम हो रहा है उसको स्टे करने की जो अल्टीमेट पावर ऊपर वाले जो फोरम के पास मौजूद होती है, जिसको किस तरह से एक्सरसाइज किया जाएगा वो देखते हैं। नो सच ऑर्डर फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन शैल बी मेड अंडर सबसेक्शन 1। यहां पे जो स्टे की बात हुई है ना कि पावर है हायर अथॉरिटी के पास, तो ऐसी कोई स्टे की पावर वो यूज नहीं करेगा फोरम जिस तरह के, अगर इनमें से कोई मामला ना हो। पहली बात, सब्सटेंशियल लॉस में रिजल्ट टू द पार्टी अप्लाइंग फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन अनलेस द ऑर्डर इज मेड। वो कहते हैं कोई बहुत ज्यादा नुकसान होने का खदशा ना हो, अगर फिर भी स्टे नहीं होगा। दूसरी बात, अगर होगा तो नुकसान का खतरा, तो फिर स्टे हो जाएगा। दूसरी चीज, द एप्लीकेशन हैज बीन मेड विदाउट
रीजनेबल डिले, अगर फौरी तौर पे उन्होंने एप्लीकेशन दायर कर दी तो इसका मतलब उनका नुकसान होने वाला था, अब वो बहुत सीरियस है इस मामले में, लिहाजा स्टे हो जाएगा। तीसरी चीज, वेयर नेसेसरी सिक्योरिटी हैज बीन गिवन, अगर वो कहते हैं कि ठीक है सर ये आप मेरी बात सुन लें, मैं सिक्योरिटी देता हूं, मुझसे लिखवा लें, या मैं कोई जो है श्योरिटी पेश कर देता हूं किसी बंदे की कि आप मुझे सुन लें और फैसला रुकवा दें, इसके बाद जो आप फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर होगा, हैज बीन गिवन बाय द एप्लीकेंट फॉर द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ सच ऑर्डर और डिक्री एज मे बी अल्टीमेटली बीइंग, या दूसरी बात वो कहें कि अगर आपसे सर रिजेक्ट हो जाता तो पिछला फोरम जो कहेगा मैं उसको कबूल कर लूंगा, फिलहाल उसको रुकवा दें, तो इन तीनों मामलात में स्टे हो जाएगा। 166 है जी क्लैरिकल मिस्टेक, बाद का जी 166 लिखना था, ठीक है, तो 116 लिख हो गया, या इस तरह के मामला, तो बंदा कहता जी मेरा तो बेड़ा जो है वो गर्क हो गया, इतनी जमीन का फर्क पड़ गया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ये जो करेक्शन होती है ये सेम ऑफिसर कर सकता है। क्लैरिकल और अरिथमेटिक मिस्टेक इन एनी डिक्री और ऑर्डर मेड बाय एनी रेवेन्यू ऑफिसर, किसी भी ऑफिसर की तरफ से जो होता है, या एरर देयर एंड फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन में एट एनी टाइम, कभी भी किसी भी वक्त, बी करेक्टेड बाय सच ऑफिसर, उसी ऑफिसर से वो करेक्ट हो सकती है। एक्सप्लेनेशन में ये बताया है कि अगर वो ऑफिसर वहां पे मौजूद नहीं है तो जो उनसे पहले ऑफिसर थे वो भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लैरिकल मिस्टेक है, इसमें कोई इशू नहीं है। बाज़ औक़ात आपके किसी डॉक्यूमेंट पे गलती हो जाती है, तो जब भी आप उस सेम ऑफिस में जाते हैं तो कोई भी ऑफिसर वहां पे होंगे तो वो उसको करेक्ट कर देंगे। 167 है कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड लिमिटेड अंडर दिस चैप्टर, तो ये सारी रिव्यू रिवीजन अपील जो भी है इस सारे के ऊपर टाइम लिमिट जो है वो लगेगी कौन सी, इन द कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड फॉर एन अपील फ्रॉम और एन एप्लीकेशन फॉर द रिव्यू और रिवीजन ऑफ एन ऑर्डर अंडर दिस एक्ट, इसमें जो भी ये सारे मामलात हैं, द लिमिटेशन देयर ऑफ शैल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908, इस एक्ट के अंदर जो लिमिटेशन है अपील की, रिव्यू की या रिवीजन की, जिस तरह से भी डिस्कस हुआ है उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। तो चैप्टर नंबर यहाँ पे 14 स्टार्ट होने लगा है, इजी है, घबराने वाली बात नहीं है, अगली चीजें भी बहुत परेशान करने वाली नहीं है, आसान है चीजें, हम इंशाल्लाह इसको इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे, और इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह छोटी सी एक वीडियो होगी, कोशिश करेंगे कि वो 30 मिनट से कम हो, इसलिए आज 15 मिनट इसमें मजीद ऐड कर लेते हैं। सप्लीमेंटल प्रोविजंस, रेवेन्यू डिपॉजिट्स जो होते हैं उनमें कुछ सप्लीमेंटल प्रोविजंस हैं, कुछ जो है ना मजीद इजाजत समझ लें कि उनके अंदर क्या है कि 168 में बताया जाता है कि पावर टू डिपॉजिट सर्टन सम्स, कोई पैसे जमा हो गए हैं अदर देन रेंट, ठेका जो होता है ना, ठेका जमीन का, उसके अलावा जो पैसे जमा हो गए हैं इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये इन केसेस में, तो उनको रेवेन्यू अफसर कलेक्ट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन। ठीक है, किस तरह से, व्हेन हेडमैन और एन और लैंड ओनर टू होम एनी सम अदर देन रेंट इज पेएबल, फॉर एग्जांपल है कि जमीन एक से दूसरे को ट्रांसफर हुई थी, तो वहां पे कुछ पैसे या कुछ क्रॉप्स एक्सचेंज हुई थी या कुछ भी हुआ था और कुछ पैसे कंपनसेशन में या किसी भी तरह से किसी ने किसी को देने थे, ठीक है, तो वो अगर उस एक की जिम्मेदारी ऑन अकाउंट ऑफ लायबिलिटी अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में पूरा जो एक्ट है हमारा 1967 का, इसमें कुछ कुछ लायबिलिटी है किसी के ऊपर, लेकिन जो बंदे को देना है रिफ्यूज कर रहा है टू रिसीव, ठीक है, इज पेबल ऑन अकाउंट ऑफ लायबिलिटी अंडर दिस एक्ट, एक बंदे पे जिम्मेदारी है भाई पैसे आपने देने, इसको कंपनसेशन है, फलां फलां है, कुछ भी है, लेकिन लेने वाला कहता है मैंने नहीं लेने, मेरे साथ ज्यादती हुई थी, मैंने नहीं लेने, और टू ग्रांट अ रिसीप्ट, या फिर वो कहता दे दें लेकिन मैंने रिसीप्ट नहीं आपको देनी, मैं वसूली नहीं दूंगा, ऐसे ही जुबानी कलामी दे जाए। द पर्सन बाय होम इट इज पेएबल, जिसकी तरफ से वो पे हो रहे हैं उसको रसीद नहीं मिल रही, पहला मामला तो हो गया ये, इसमें आप रेवेन्यू अफसरान को जाके ये डिपॉजिट कर सकते हैं। दूसरा मामला देखिए, व्हेन द पर्सन बाय होम एनी सच सम इज पेएबल, जिस बंदे ने पैसे जो है वो पे करने हैं, इज इन डाउट, उसको शक है, एज टू द हेडमैन और द अदर लैंड ओनर, की ये मैंने पैसे किसी लैंड ओनर को देने हैं या हेडमैन को देने हैं या किसको देने हैं, उसको समझ नहीं आ रही, तो दूसरा केस ये है, इन दोनों केसेस में क्या होगा, दैट पर्सन मे अप्लाई, वो एप्लीकेशन देगा टू अ रेवेन्यू ऑफिसर फॉर लीव टू डिपॉजिट, ठीक है, कि उसको इजाजत दी जाए डिपॉजिट करने की, दिशा में इन हिज दैट पर्सन मे अप्लाई
इन हिज ऑफिस, सॉरी, अपने ऑफिसर के ऑफिस के अकाउंट में ना, एंड द रेवेन्यू ऑफिसर शैल रिसीव द डिपॉजिट, वो डिपॉजिट रिसीव करेंगे आफ्टर एग्जामिनिंग द एप्लीकेंट, वो देखेंगे, मामला सुनेंगे कि जी किस तरह से, अच्छा वो नंबरदार साहब आपकी बात नहीं सुन रहे, अच्छा चलें ठीक है, वो कोई भी ग्राउंड जो है वो देखकर उसको रिसीव करेंगे। ही इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द एप्लीकेशन, वो देखेंगे कि फलां नंबरदार तो वो जो है वो 2 दिन इधर उधर था, तो चलें आज तो आ गया होगा, आप उसको ही दे दें। अगर वो नहीं मौजूद और दूसरा लैंड ऑनर आपकी नहीं उससे बन रही, तो चलें फिर मुझे दे दें, कोई ग्राउंड बना के, वैसे ही नहीं वो आएगा तो चुप करके पैसे पकड़ लेगा, इस तरह नहीं लेगा। एंड इफ द एप्लीकेंट पेज द फी, इफ एनी, कोई भी फी जब पे करता है, which may be chargeable on any notice to be issued of the receipt thereof, तो जो भी कोई भी फीस है या जो भी है जिस तरह से भी वो पे करता है, बाज़ औक़ात ये फीसें जो है ना सेस वगैरह जो है ना विलेज ऑफिसर्स ने लेनी होती हैं, तो अगर वो नहीं कह रहे हैं जी लेट हो गए हो, ये हो गया वो हो गया या कुछ भी है, तो इन मामलात में भी आप वहां पे जाके दे सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 है व्हेन अ डिपॉजिट हैज बीन सो रिसीव्ड, अगर डिपॉजिट जब आ गया है, द लायबिलिटी ऑफ द डिपॉजिटर टू द हेडमैन और अदर लैंड ऑनर फॉर अमाउंट देयर ऑफ शैल बी डिस्चार्ज, तो वो पैसे अगर आपने 20,000 है जी बिलफर्ज, वो आपने देना था किसी लैंड ऑनर को थ्रू हेडमैन, आपको समझ ही नहीं आ रही थी किसको देने, आपने रेवेन्यू अफसर को दे दिए, तो अब आपने उनको नहीं देने, यहां से अब उनको जाएंगे खुद, किस तरह से यहां पे तय हो रहा है। 169 है प्रोसीजर इन केस ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट्स हो गए तो फिर अगला प्रोसीजर क्या है। द डिपॉजिट पर पर्पस टू बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ एनी पेमेंट ड्यू टू गवर्नमेंट, इट मे बी क्रेडिटेड अकॉर्डिंगली, तो गवर्नमेंट का जो तरीकाकार होता है उसके अकॉर्डिंग ही क्रेडिट होगी, ठीक है। नंबर 2 इसमें रेवेन्यू ऑफिसर रिसीविंग अ डिपॉजिट purporting to be made on any other account shall give notice of the receipt thereof to every person who has reason to believe claim or is entitled to the deposit, तो रेवेन्यू अफसर जो है ना वो नोटिस जारी करेंगे कि भाई साहब आपके पैसे जो थे वो फलां बंदा इधर दे गया, तो आके आपके पैसे यहाँ मौजूद हैं, आप आके ले जाएं। एंड मे पे, और पे कर सकते हैं, द अमाउंट देयर ऑफ टू एनी पर्सन अपीयरिंग टू हिम टू बी इंटाइटल, या कोई भी मालिक आके कहता है कि ये पैसे मेरे थे, टू द सेम, उसी ऑफिसर के पास, या फिर अगली बात है इफ ही थिंक्स फिट, अगर वो मुनासिब समझे, रिटेन द डिपॉजिट पेंडिंग दिस डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट, अगर बाज़ औक़ात वो कहें कि जी इसके तो 3 मालिक डिक्लेयर हो रहे हैं, तो मैं किसको पैसे देता, ये भी तो मामला हो सकता है ना, तो तीनों का जी केस चल रहा है, तो मैं किसको पैसे दूं, तीनों ही कह रहे हैं मुझे दें, इस मसले पर, इस नुक्ते पर भी रेवेन्यू अफसर अपने पास पैसे पेंडिंग रखेंगे, और जब सिविल कोर्ट डिक्लेयर कर देगी इन तीनों में से एक बंदा जो है ये वाला ए पर्सन जो है ये मालिक है असल, तो ये पैसे उसको मिलेंगे। नंबर 3 सब सेक्शन देखिए, नो सूट और अदर प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट गवर्नमेंट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। देखें जी, बंदों का आपस में झगड़ा था पैसे रिसीव करने के मामले में, और एक बंदा पैसे दे रहा था दूसरा ले नहीं रहा था, या एक जगह पे 3 बंदे खड़े थे भी हमें दे दें पैसे, या फिर हेडमैन उसके साथ जो है ना वो कोई मसला था बंदे का, हेडमैन कह नहीं रहा था कि मुझे दे दें, या वो रसीद नहीं दे रहा था, इस तरह के सारे मामलात में जब आपने रेवेन्यू अफसर को जाके कर दिया है डिपॉजिट, तो भाई ये सारे प्रोसेस में लोग इन्वॉल्व हैं, रेवेन्यू अफसर तो फैसिलिटेट कर रहा है आपको, लिहाजा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। रीड करते हैं, नो सूट और अदर प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड अंडर अगेंस्ट गवर्नमेंट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ना गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात हो सकती है, ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के खिलाफ कोई केस दायर हो सकता है, अगेंस्ट एनी सर्वेंट ऑफ द स्टेट, या किसी भी सरकारी अफसर के खिलाफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन इन गुड फेथ, जब उन्होंने गुड फेथ में काम किया है, कोई डिसऑनेस्टी से बदयांती से काम नहीं किया, तो कुछ नहीं हो सकता उनको, ठीक है, अंडर दिस सेक्शन। बट लेकिन नथिंग हेयर देन शैल प्रिवेंट, लेकिन कानून कहता है कि जी 3 लोग इंटाइटल हो रहे थे, एक को अपने पैसे दिए हैं और वही मालिक था, बाकी 2 तो आए ही नहीं थे, तो उसने आगे डॉक्यूमेंट दिखाया तो हमने उसको पैसे दे दिए। अब दूसरे अगर आएंगे तो भाई वो इस एक बंदे के खिलाफ कार्रवाई करें, कोर्ट इनसे पैसे उसको लेके दे, हम नहीं अब इसमें आएंगे, ठीक है। But nothing here in shall prevent any person entitled to receive the amount of any such deposit from recovering it from a person to whom it has been paid by the revenue.
रेवेन्यू अफसर ने जिसको मालिक समझा दे दिए। अब अगर यहाँ पे आपका आपस का कोई मामला है, पहले आपने उसको रिजॉल्व नहीं किया, तो भाई अब आप जाएं कोर्ट में या डिसाइड करवाएं जहां से मर्जी, और रेवेन्यू अफसर के खिलाफ इस मद में कोई काम नहीं हो सकता, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इसके अलावा आपके पास फोरम मौजूद हैं, आप कोई भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्डर्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, दो चीजें रह गई हैं यहाँ पे। एक बात तो यह है कि जो सिविल कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो हमने किस तरह से एग्जीक्यूट करने हैं, और किन किन मामलात में सिविल कोर्ट हमें कुछ नहीं कह सकती, हमारे काम में मुदाखलत नहीं कर सकती। और अगला 173, हमने 170 से लेके 172 तक ये देखेंगे। 173 में हम देखेंगे कि हमें यानी रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं उनको जब सिविल कोर्ट की पावर मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर्स ऑफ civil and criminal courts. Orders of civil and criminal courts for execution of process against land वगैरह। Orders issued by any civil or criminal courts for the attachment, sale or delivery of land। जमीन का कब्जा दिलवाना है या अटैच करनी है, वो जो असेसमेंट वाला केस था, या इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करनी है, गवर्नमेंट ने किसी अदालत ने कह दिया है, तो उस मामले में या अटैचमेंट या प्रोसीजर में किसी भी जगह पे ऑफ एनी लैंड शैल बी एड्रेस टू द कलेक्टर। तो पहली बात तो ये कि कोर्ट जो है वो कलेक्टर को कहेगी, ठीक है। तो कलेक्टर साहब आगे क्या करें, कलेक्टर साहब जो है ना, सच रेवेन्यू ऑफिसर एज द कलेक्टर में अपॉइंट, जिसको वो अपॉइंट करें इन दिस बिहाफ, इस मामले में, एंड बी एग्जीक्यूटेड बाय द कलेक्टर, कलेक्टर साहब उसको एग्जीक्यूट करेंगे, अपना कोई रेवेन्यू अफसर अपॉइंट करके कि भी ये कब्जा जो है वो दिलवा दें या ये सेल करवा दें या जो भी है, in accordance with the provisions of the law applicable to the court issuing the order। कोर्ट ने जिस कोर्ट से ऑर्डर इशू हुआ है ना कलेक्टर साहब को, उस कोर्ट के कानून के मुताबिक, वहां पे मेंशन भी किया हुआ होता है कि इस एक्ट के तहत या इस सेक्शन के तहत हम ये कब्जा दिलवा रहे हैं, तो उसमें जो जो दर्ज है उसके अकॉर्डिंग होगा, फिर रेवेन्यू के कानून के मुताबिक नहीं होगा। एंड विद एनी रूल, और दूसरी बात लेकिन याद रहे, वो कानून बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कवानीन के मुनाफी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, हाई कोर्ट की अगर कोई नई प्रोविजन आई है विद कंकरेंस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नए जो जदीद फैसले होते हैं, या कोई अमेंडमेंट आ रही होती हैं, या कोई इंस्ट्रक्शंस आ रहे होते हैं, उनके उनसे हम आहंग भी होना चाहिए वो कानून जिसके तहत आपने कब्जा दिलवाना है या सेल करवानी है या जो भी करवाना है। 171 है प्रिजर्वेशन ऑफ अटैच्ड प्रोड्यूस। अगर कोई फसल, प्रोड्यूस कहते हैं फसल को, अगर आपने फसल जो है अदालत के हुक्म के तहत जो है वो बिकवानी है, सेल करवानी है या अटैच करवानी है या किसी बंदे को दिलवानी है, दो बंदे थे जी, वो उनका टाइटल का मसला बन गया था, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई इन दो में से एक बंदा जो है ए पर्सन, इसको दे दिया जाए। तो ए पर्सन को अगर आपने दिलवाना है और फसल अगर चल रही है, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे। The attachment of the produce of any land in pursuance of an order of any court or any other authority shall not prevent the person to whom the produce belongs from reaping, gathering or storing it or doing any other act necessary for its preservation। तो जो बंदा, अब जाहिर है आपने 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जितने भी आपने लेकर कार्रवाई का आगाज करना, ये नहीं हो कि इधर आपको डॉक्यूमेंट मिला और आप जो है वो बंदा भेज दें उधर के भाई क्या हो रहा है जमीन पे, वो कह रहे हैं कटाई हो रही है, रोक दो यहाँ पे कटाई, ये जी हम इकट्ठा कर रहे हैं, रोक दो। नहीं, उसको जो कर रहे हैं करने दें, उसकी प्रिजर्वेशन के लिए जो जो जरूरी इकदाम अगर मालिक जो ऑलरेडी मालिक जो उसका बना हुआ है वो कर रहा है तो उसको करने दें, और अगर वो नहीं करेगा तो आपको करना पड़ेगा, ये सब सेक्शन 2 ये कह रहा है, लिहाजा उसको ही करने दें। सबसेक्शन 2 है द अटैचिंग ऑफिसर shall do or cause to be done, वो करेगा या करवाएगा all acts necessary for the preservation, उसके बचाव के लिए, फसल के जाया होने से बचाव के लिए जो रेवेन्यू अफसर अटैचिंग होगा या ये जो अपॉइंटेड होगा वो ये काम खुद करेगा या करवाएगा। of the produce, preservation of the produce if the person to whom it may belongs fail to do। अगर वो कहता है अच्छा मेरे खिलाफ कोर्ट का ऑर्डर आ गया, ये पड़ी है फसल मैं नहीं उठाता, ये पड़ी है कीड़े खाते हैं तो खा जाएं, नहीं भाई, ये रेवेन्यू अफसर जो हैं ये उसको खुद प्रिजर्व करेंगे या करवाएंगे। ये बात की बात है, अगर इसमें कोई कॉस्ट आती है तो वो किससे लेनी है, वो जाहिर है उसी बंदे से लेनी है जिसका काम हो रहा है। ये ऑलरेडी हो चुका है, ये डिसाइड हो चुका है जब हम वो कॉस्ट वगैरह पढ़ रहे थे कि लेबर अगर लगानी पड़ती तो पैसे कहां से आते हैं। 3 देखिए, व्हेन सेल ऑफ प्रोड्यूस फॉलोज ऑन इट्स अटैचमेंट, जब सेल हो रही है द परचेजर शैल बी एंटाइटल बाय हिम और बाय एनी अदर पर्सन
अपॉइंटेड बाय हिम इन दिस बिहाफ। जब सेल हो रही है, सेल हो गई है, बंदे ने पैसे दे दिए हैं, तो जो नया मालिक डिक्लेयर हुआ है वो एंटर हो सकता है कहां पे, जहां पे फसल पड़ी है। टू एंटर upon द प्लेस वेयर द प्रोड्यूस इज, जहां पे फसल पड़ी है, एंड टू डू ऑल दैट इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिजर्विंग एंड रिमूविंग, वहां से फसल उठाने और उसको प्रिजर्व करने के लिए जो जो जरूरी इकदाम हैं वो बंदा कर सकता है, कानून उसको इजाजत देता है। अब देखें, ये थोड़ा सा मामला है कि एक्सक्लूजन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, कौन कौन से मामला हैं, इसमें आपने रीडिंग ज्यादा करनी है, मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हमने अगला जो 173 जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है उसको देखना है। ये कुछ मामला ऐसे हैं, जब मैंने पहले लेक्चर में एक बात की थी कि जी असेसमेंट की बात हो, रिकॉर्ड ऑफ राइट की बात हो, म्यूटेशन में जो इनहेरिटेंस वाला मामला है उसमें हो, या इसके अलावा बहुत सारे और मामलात हैं, बाउंड्री लगानी है, सर्वे करना है, बाउंड्री मार्क्स हैं, ये वाले सारे जितने भी मामलात हैं ना, इनमें कोर्ट कोर्ट जो होती है ना, सिविल कोर्ट, वो अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकती। ये हमने पहले बात की थी। तो आज हम इसको थोड़ा सा, मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूं, लेकिन रीडिंग आपने इसकी खुद करनी है। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, जो भी इस एक्ट में दिया गया है उसके उसको मद्देनजर रखते हुए, अगर कहीं पे कोर्ट का मौजूद है तो वो कोर्ट वहां पे एक्सरसाइज करेगी। उसके अलावा नो सिविल कोर्ट शेल हैव jurisdiction in any matter which government, the board of revenue or revenue officer, ये काम is empowered by this act to dispose of or take cognizance of the matter, the manner in which government, the board of revenue or any other officer जो है exercise any power vested in it or him or under this act। देखें, सादा बात है कि भी जो भी मामलात गवर्नमेंट करती है, रेवेन्यू से मुतल्लिका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है या रेवेन्यू का कोई भी अफसर करता है, जो उसकी पावर्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन जो है सिविल कोर्ट नहीं उठा सकती। वो कौन कौन सी पावर्स हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मजीद भी देख लें। विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी, ऊपर तो जनरल बात हो गई, अब स्पेसिफिक उन्होंने सारे मामले भी बता दिए। अब द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1, इसमें जो प्रोविजन है, इसमें जो दिया बताया गया है, A civil court shall not exercise jurisdiction over any of the following matter, ये जो 21 मामले बता दिए हैं, ठीक है, इनमें मैं एक एक लफ्ज पढ़ देता हूं, बाकी आपने रीडिंग करनी। एनी क्वेश्चन, कोई नहीं उठाया जा सकता, लिमिट्स ऑफ लैंड पे, ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय दिस एक्ट, जो टैक्स लगाया गया है, ऑफिस ऑफ अ विलेज ऑफिसर, उसका कोई क्लेम नहीं हो सकता कि भाई मुझे नंबरदार बनाना था, मैं जाके सिविल कोर्ट में दावा दायर कर दूं, ठीक है, नहीं हो सकता। एनी नोटिफिकेशन, उसमें रिवीजन या राइट्स, रिकॉर्ड ऑफ राइट की को बात हुई, उस पर भी सिविल कोर्ट नहीं पूछ सकती। रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाना हो, पीरियोडिकल रिकॉर्ड बनाना हो, करेक्शन करनी हो, जनरल असेसमेंट करनी हो, उसके बाद अमाउंट का रेट जो लगाते हैं असेसमेंट का, वो नहीं अदालत हमें पूछ सकती। उसके बाद असेसमेंट और लैंड रेवेन्यू जो हम इकट्ठा करते हैं उस पर नहीं पूछ सकती। उसके बाद रेवेन्यू टू बी असेस्ड ऑन एनी स्टेट, ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर थोड़ा लगाया, मेरे ऊपर ज्यादा लगाया, फिर रेवेन्यू को पता है किसके ऊपर कितना लगाना है। और द लाइबिलिटी टू एनी पर्सन टू पे, जो पे करने की लाइबिलिटी है वो भी हमें पता है, कोर्ट नहीं उसके ऊपर कर सकती। एनी क्लेम रिलेटिंग टू द अलाउंस टू बी रिसीव्ड, कोई कोई सरप्लस अमाउंट या कुछ इस तरह की चीज कोई मिलती है या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफ्यूज करता है तो अदालत नहीं पूछ सकती। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ बाउंड्रीज है। उसके बाद मिल्स या फिशरीज से मुतल्लिका डिसीजन है। उसके बाद जनाब कलेक्शन ऑफ इन्फोर्समेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ एनी प्रोसेस, रिकवरी के लिए कोई भी प्रोसेस इख्तियार करती है गवर्नमेंट। एनी ग्राउंड, कोई फ्रॉड अगर होता है सेल में, उसका उसकी रिकवरी या एरियर। एनी पर्सन टू पे एनी सेस, ये वाली बात भी अदालत में नहीं चल सकती कि मुझसे क्यों ले रहे हैं। पार्टीशन के मैटर हो गए, अलॉटमेंट के मैटर हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन के हो गए, डिटर्मिनेशन ऑफ बाउंड्रीज हो गया, बाउंड्रीज फिक्स अंडर अंडर एनी ऑफ द एनेक्टमेंट्स। ये सारे मामलात हैं जिनमें सिविल कोर्ट के पास पावर्स नहीं हैं रेवेन्यू के, गवर्नमेंट के या रेवेन्यू अफसरान के मामलात में इंटरफियर करने की। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट जो सेक्शन है हमारा, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है 173। ऊपर तो हमने बात की है कि जो सिविल कोर्ट है उसके पास ये पावर्स नहीं है कि वो रेवेन्यू अफसरान को पूछ सके।
यहां पे उससे अपोजिट होने लगा है, लेकिन रेवेन्यू अफसरान के पास ये पावर्स हैं कि वो सिविल कोर्ट बन सकती है उनका ऑफिस। कैसे? पावर्स टू इन्वेस्ट ऑफिसर मेकिंग रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या जनरल असेसमेंट, रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाना हो या जनरल असेसमेंट करनी हो, इनमें कुछ मामलात को सुनने के लिए, डिसीजन देने के लिए जो रेवेन्यू अफसरान होते हैं उनको सिविल कोर्ट डिक्लेयर किया जाता है। उनको एक सिविल जज जितनी पावर उनको दी जाती है। ठीक है। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास पावर है बाय नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन से इन्वेस्ट एनी ऑफिसर मेकिंग और स्पेशली रिवाइजिंग रिकॉर्ड, रिकॉर्ड बनाना है या जो है उसको रिवाइज करना है। ठीक है। या असेसमेंट, ये 40 वगैरह में यही है ना, लोकल एरिया में रिकॉर्ड बनाना है। ठीक है। या फिर असेसमेंट करनी है या स्पेशल असेसमेंट करनी है किसी लोकल एरिया की, सेक्शन 59 में। या फिर एनी रेवेन्यू ऑफिसर इन अ कॉलोनी एज डिफाइंड एज अ कॉलोनाइजेशन ऑफ, तो या फिर किसी कॉलोनी में उसने कोई मामला तय करने हैं जो आती है गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912 वाला। ठीक है। जो इसके अंडर आती है। या फिर और एनी रेवेन्यू ऑफिसर टू हुज कंट्रोल दैट ऑफिसर इज सब्जेक्ट विद ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ एनी कोर्ट, जो या जिसके भी जो जिसको भी इंटरेस्ट की जाती है कोई कोर्ट की पावर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर इस एक्ट में, या जिस भी रेवेन्यू अफसर को, ये ऊपर मामला बता देंगे, असेसमेंट करनी है, रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाना है, कॉलोनाइजेशन के तहत कोई मामला तय करना है, या फिर वो ऐसा ऑफिसर जिसको इसके तहत डायरेक्टली पंजाब सिविल कोर्ट के अंडर जो इख्तियारात दिए जाते हैं। ये वहां पे वेस्ट वेस्ट पाकिस्तान है, पंजाब है। ठीक है। ये पंजाब फॉर द पर्पज ऑफ ट्राइंग ऑल और एनी स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ सूट्स, कुछ या सारे केसेस को सुनने के लिए या फिर उनकी अपील सुनने के लिए टू द लैंड अराइजिंग इन दैट लोकल एरिया जहां पे उसको अपॉइंट किया जाता है। तो अगर इस तरह के सारे मामलात हैं वहां पे उसको सिविल कोर्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये हमने पहले भी एक बार पढ़ा था कि जी कुछ मामलात ऐसे हैं वहां पे सिविल कोर्ट डिक्लेयर कर किया जाता है रेवेन्यू अफसर को सिविल जज बना के। ठीक है। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कैंसिल, जब जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपको ऑर्डर कर रहा है वो कैंसिल भी तो कर सकता है ना। मे कैंसिल एन ऑर्डर नोटिफाइड अंडर सब सेक्शन 1, इसमें जो हुआ है ऑर्डर 2 में कैंसिल भी करने की पावर उसके पास है। ये नहीं कि एक बार नोटिफिकेशन हो गया तो अब वो अपनी पावर एक्सरसाइज करता रहेगा। नंबर 3 है वाइल एन ऑर्डर और एनी पार्ट ऑफ एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1, ये जो भी ऑर्डर है जहां पे पास हुआ है कंटिन्यूज इन फोर्स, वो चलता रहेगा। द पावर्स कन्फर्ड, उसके पास जो पावर होती है देयर बाई शैल बी एक्सरसाइज, वो होंगी एक्सरसाइज बाय द सेम बाय द ऑफिसर इन्वेस्टेड देयर, जिसको वो पावर्स जो हैं वो दी गई हैं वो एक्सरसाइज करेगा जब तक नोटिफिकेशन की डेट है। ठीक है। जो उसके ऊपर डेट लिखी हुई भी 90 दिन के लिए दिए जा रहे हैं, 60 दिन के लिए दिए जा रहे हैं, जितने भी। एंड नॉट अदरवाइज, ये नहीं कि वो ऑफिसर वहां से ट्रांसफर हो गया, नया ऑफिसर आके बैठ गया है तो वो उसकी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, उसके लिए गवर्नमेंट फिर दोबारा नोटिफिकेशन वगैरह करेगी। नॉट अदरवाइज, कोई और बंदा नहीं उसको एक्सरसाइज कर सकता है। और इसमें एक और भी है कि जो इख्तियारात यहाँ पे हैं वही एक्सरसाइज किए जाएंगे, कोई और नहीं। एनी केस पेंडिंग बिफोर एन ऑफिसर अंडर द ऑर्डर और सबसिस्टिंग पार्ट ऑफ द ऑर्डर एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन देयर ऑफ। अच्छा, 60 दिन का अगर नोटिफिकेशन हुआ, 60वें दिन कोई केस उसके सामने पड़ा है, ठीक है, तो उसके बारे में क्या होगा? उसके बारे में दो है कि या तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहेगा जी इसको मुकम्मल करो, या फिर वो कहेगा कि आने वाले अफसर को ट्रांसफर कर दो। अगर वो ऐसे कहेगा तो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की नोटिफिकेशन से ये अदरवाइज वाली शक खत्म हो जाएगी, तो वो बंदा उस केस को सुन सकेगा। ठीक है। तो जाहिर है ऑफिसर के नेम होते हैं ना नोटिफिकेशन के ऊपर कि ये वाले मामलात इसको दिए जा रहे हैं। अच्छा, हिम एज इफ द ऑर्डर ऑफ दैट कंटिन्यूड इन फोर्स, अगर वो जो है उसको डिस्पोज ऑफ करने का कहा जाता है और उसको कैंसिल किया जाता है अगर नोटिफिकेशन को, उस बंदे के जो इख्तियारात हैं, तो उस वक्त जो केसेस हैं वो विदड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है। देर मे बी डिस्पोज ऑफ, या तो वो डिस्पोज ऑफ होंगे उसकी पावर के विदड्रॉ होने से, या फिर अगर वो डिस्पोज ऑफ क्यों करेगा, अनलेस द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डायरेक्ट्स, अगर वो कहे, अदरवाइज वो रुक जाएंगे।
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है, भी आपका टाइम खत्म होता है जी, आपका नोटिफिकेशन हम कैंसिल करते हैं, आपके पास जो सामने केसेस खुले पड़े हैं आप इनको फौरी तौर पे क्लोज करके तो आप अपना ऑफिस छोड़ के 15 दिन के अंदर रिपोर्ट कर दें, ठीक है। या फिर वो कहता है कि इन केसेस को ऐसे ही छोड़ दें और फला ऑफिसर को जो है अपने हायर रैंक को या जिसको भी आप ये दे दें, उसका नाम नोटिफिकेशन के ऊपर होगा, तो आप ऑफिस छोड़ दें। ये दूसरे में ये लिखा है कि आप उसको ट्रांसफर कर दें, ठीक है। कोर्ट्स बाय विच दे वुड हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ इफ द ऑर्डर हैड नॉट बीन नोटिफाइड, ठीक है। अगर वो कहेगा कि आप खुद कर दें या फिर वो कहेगा कि अगर ये ऑर्डर ना होते तो उस अदालत को भेज दें मामला, अगर ये नोटिफिकेशन ना होता तो जिसने ये सॉल्व करना था आप सिविल कोर्ट को भेज दें और आप छोड़ दें ये इख्तियारात। ये तीन चीजें हो गई। पहली बात तो जब कैंसिल होगा ना ऑर्डर, तो जो केसेस उस बंदे के सामने होंगे, उस ऑफिसर के सामने, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दो बातें करेगा। या तो वो कहेगा इनको डिसाइड करके ऑफिस छोड़ो, या वो कहेगा कि जी अगर ये नोटिफिकेशन हम ना करते तो जिस ऑफिसर के पास या जिस जज के पास या जिस कोर्ट में ये चीजें हो रही होती, प्रज्यूम किया जाता है, तो वहां पे आप इनको सेंड करके ऑफिस छोड़ दें और रिपोर्ट करें। अगली सादा सी बात है कि जो जो भी कवानीन रेवेन्यू अफसरान के ऊपर लगते हैं वो कोर्ट डिक्लेयर होने के बाद भी लगेंगे, और सिविल कोर्ट में जिस तरह अपीलों फैसलों के ऊपर अपीलें होती हैं, इनके दिए गए फैसलों के ऊपर भी अपील होगी। रीड करते हैं और इसको क्लोज करते हैं। 174 कंट्रोल ओवर सच ऑफिसर्स एंड अपील्स फ्रॉम एंड रिवीजन ऑफ देयर डिक्रीज एंड ऑर्डर। ये वो अफसरान जिनको कोर्ट डिक्लेयर किया गया था, उनके फैसलों की बात होने लगी। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट with respect to the superintendence and control over the revenue officer shall apply to any revenue officer who has been invested with the powers of a civil court of any of the class specified in Punjab Civil Courts Ordinance 1962। सादा सी बात यहाँ पे हुई है कि जो भी रेवेन्यू के अफसरान को ये इख्तियारात हासिल होंगे, उनको कंट्रोल और उनकी जो सुपरिटेंडेंस है, जो नॉर्मल हालात में उनके ऑफिसर करते हैं वही करेंगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कवानीन के तहत, ठीक है। अगली बात ये बताया गया कि किस तरह उनको पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962 में उनको इख्तियारात मिले। एंड दैट, और अगली बात, अपील शैल लाई फ्रॉम हिज डिक्रीज एंड ऑर्डर्स टू एंड हिज डिक्रीज एंड ऑर्डर्स बी सब्जेक्ट टू रिवीजन बाय ऑफिसर। अच्छा, वहां से जो जारी होंगे ना, वो फिर इस रेवेन्यू अफसर के अफसरान सुनेंगे उनकी अपीलें। ये नहीं कि आपको सिविल कोर्ट डिक्लेयर किया गया और आप जो फैसला देंगे वो फिर रेवेन्यू अफसरान उसकी अपील नहीं सुन सकते, और वो अगर आपको सिविल कोर्ट डिक्लेयर किया गया तो फिर आप बाकी मामला सिविल अदालतों में लेके चलते रहें। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको सिविल कोर्ट डिक्लेयर किया गया है, लेकिन कम आप रेवेन्यू अफसर तो हैं, इसलिए आपको कंट्रोल भी रेवेन्यू अफसरान ने करना है रेवेन्यू एक्ट के तहत या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डायरेक्शन के तहत, और आपकी जो अपीलें वो भी इन्होंने सुननी है। रेवेन्यू ऑफिसर अंडर invested under 173 with the powers of a court which would be competent under that ordinance to hear appeals from or revise such decrees and order if they had been made by a court with the powers of which revenue officer who made them has been invested। ठीक है, ये इसका सादा मतलब मैंने बता दिया है कि जिस तरह जो कवानीन उन पे पहले लगते हैं रेवेन्यू अफसरान पे वही लगेंगे, और अपीलें भी होंगी, और उस अपील को ये जो रेवेन्यू अफसरान हायर लेवल के होंगे वो सुनेंगे, ठीक है। सब सेक्शन 2 देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच नोटिफिकेशन, अगर नोटिफिकेशन नहीं होता, सीधा कह दिया जाता है कि 163 जो है ना वो फलां इलाके में जो है फलां बंदे को दी जाती है इसकी पावर्स, तो फिर क्या होगा? अ रेवेन्यू ऑफिसर इन्वेस्टेड अंडर सेक्शन 173 विद द पावर्स ऑफ एनी सच सिविल कोर्ट्स एज अफोरसेड शैल, जिस तरह बताया गया है जिन जिन मामलात में, तो उसके उस सिविल कोर्ट के जो पावर्स जो होती हैं उनके अकॉर्डिंग उनको खुद ही मिल जाएंगी। विद रिस्पेक्ट टू द एक्सरसाइज ऑफ दोज पावर्स बी डीम टू बी सच अ सिविल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ द अफोरसेड ऑर्डिनेंस, ठीक है। ये जो सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस है, इसमें जो जो पावर्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली उसको मिल जाएंगी। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी होता, सिर्फ उसको इतना कहा जाता है कि आप जो है
73 के तहत कार्रवाई करें। ठीक है, ये बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी नहीं होता कि फलां एक्ट के तहत आपको ये इख्तियारात दिए जाते हैं। इख्तियारात का अगर जिक्र नहीं भी होता है, कोई स्पेशल नोटिफिकेशन नहीं भी आता, सिर्फ इतना कहा जाता है कि 173 के तहत केसेस को जो है वो रिजॉल्व करें, तो सारे इख्तियारात ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो ये था जी आज का, बहुत एक टेक्निकल था, लेकिन मैंने कोशिश की है इसको आसान करके आप तक लाने की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेली कुछ क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं, उन क्वेश्चन को भी देखा करें और कमेंट किया करें। कोई हमें भी आइडिया हो कि कुछ कंटेंट जो है वो सही तरह से डिलीवर हो भी रहा है या हमारी कोशिश जो है वो नाकाम ही जा रही है और हम आपको समझा ही नहीं पा रहे। इन सारी चीज़ों को ज़रा गौर से देखा भी करें, समझा करें और कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में, हम दुआ कर सकते हैं और आपके लिए ये जो मेहनत कर रहे हैं कि ये कर सकते हैं। लेकिन मैं भी ज़ाहिर है जब चीज़ों को तैयार करता हूँ तो बहुत सारे मटेरियल इधर उधर से देखने पड़ते हैं। तो इस तरह से इतनी कोशिश से इतना इसको आसान करके मुझे वैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं मिलती। इसके ऊपर प्रॉपरली मेहनत करनी पड़ती है। आपको अब भी और इंशाल्लाह रिटर्न के बाद इंटरव्यू में भी ये सारी चीज़ें बहुत काम आएँगी। अगर कहीं पे कोई एरर या कोई मिस्टेक या कहीं रीडिंग में कोई गलती हो तो बता दिया करें। ह्यूमन एरर पॉसिबिलिटी होती है। तो अपना ख्याल रखना है, मेहनत करनी है, हमें दुआ में याद रखना है। अल्लाह निगहबान।